देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संवाद की श्रृंखला में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर निदेशक जनसंपर्क प्रकाशन एवं प्रचार CBDT नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का विषय है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम बाय टैक्स पेयर्स। हमारी चर्चा का उद्देश्य है करदाताओं को जागरूक करना कि वे अपनी फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स को सही तरीके से अपनी ITR में घोषित करें। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं श्री शशि भूषण शुक्ला सर, कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। सर भारतीय राजस्व सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वे पिछले 25 वर्षों से आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वे भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट, अपील, ट्रांसफ़र प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम कर चुके हैं। उनके पास स्वायत्त और शीर्ष संगठनों के संचालन का भी प्रशासनिक अनुभव है। वे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय व जहाजरानी, पोर्ट एवं जल परिवहन मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वे आयकर विभाग में कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन के पद पर कार्यरत हैं और पूरे भारत में इनकम टैक्स के जांच के मामलों का समन्वय करते हैं। साथ ही वे ब्लैक मनी एक्ट तथा बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट से संबंधित सभी नीतिगत मामलों का संचालन भी करते हैं तथा विभिन्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ समन्वय का भी कार्य करते हैं। सर, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम बाय टैक्स पेयर्स पर संवाद के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार प्रतिभा जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए प्रतिभा जी मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि क्या उनको अपनी फॉरेन एसेट्स यानी कि विदेशी संपत्ति को आयकर विभाग को घोषित करना होता है? इससे संबंधित क्या नियम है? प्रतिभा जी, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सभी टैक्स पेयर्स जो भारत के निवासी हैं उन्हें अपनी ITR में अपनी विदेशी संपत्ति जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, बैंक अकाउंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी अन्य फाइनेंशियल असेट्स जिसके वो लीगल ओनर हैं या जिसके वो बेनिफिशियल ओनर हैं, उसका स्पष्ट उल्लेख करना होता है। टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR में FA शेड्यूल दे रखा है, जहां पर वो जाकर के स्टेप बाय स्टेप गाइड भी उपलब्ध है इनकम टैक्स वेबसाइट पे, वो उसको भर सकते हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया कि वो करदाता जो निवासी भारतीय हैं उनको ही FA/FSI शेड्यूल भरना जरूरी है। कृपया बताएं कि निवासी करदाता किन्हें माना जाता है? जी प्रतिभा जी, सिर्फ निवासी करदाता को ही अपने आयकर विवरणी में फॉरेन असेट और फॉरेन सोर्स इनकम शेड्यूल भरना होता है। जहां हम निवासी करदाता की बात कर रहे हैं तो वो परिभाषा आयकर अधिनियम के धारा 6 में दी गई है। वो समस्त करदाता जो 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में रह चुके हैं उनको निवासी करदाता माना जाता है, या फिर ऐसे करदाता जो पिछले 4 वर्षों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रह चुके हैं, वो निवासी करदाता के डेफिनीशन में आते हैं। वो करदाता जो इन दोनों डेफिनीशन में नहीं आते, वो तो या तो नॉन रेजिडेंट के माने जाते हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाते हैं। उनको अपने फॉरेन असेट्स या फॉरेन इनकम को आयकर विवरणी में दिखाना जरूरी नहीं है। सर, कृपया स्पष्ट करें कि क्या ऐसे करदाताओं को भी FA शेड्यूल भरना अनिवार्य है जिनकी उन एसेट से आज की तिथि में कोई आय नहीं है? जी हाँ, समस्त भारतीय निवासी जिनकी कोई भी संपत्ति विदेश में है, चाहे वह जब खरीदी गई हो या किसी अन्य प्रकार से हासिल की गई हो, उसे अपने ITR में उस संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि उस संपत्ति से संबंधित फाइनेंशियल ईयर में कोई आय हुई हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 2010 में लंदन या दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे कोई आय नहीं है, कोई रेंट नहीं प्राप्त हो रहा है, तब भी चूंकि वो निवासी भारतीय है, इसलिए उसे अपने FA/FSI शेड्यूल को भरना है और उस घर को उसमें दिखाना जरूरी है। ये एक भ्रम हो सकता है लोगों के अंदर कि जो प्रॉपर्टी या जो इस बैंक अकाउंट से हमको कोई आय नहीं हो रही है उसको हमें रिटर्न में दिखाएं या ना दिखाएं, पर ये कंपलसरी है ब्लैक मनी एक्ट के तहत कि जिसके पास कोई भी विदेशी संपत्ति है और वो निवासी करदाता है तो वो अपनी आयकर विवरणी में उसको जरूर उल्लेख करें। सर, एक प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर किसी रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के नाम से
विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट है, लेकिन उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो क्या उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा? जी हाँ, मैं प्रत्येक करदाता को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्येक रेजिडेंट टैक्स पेयर जिसका विदेश में कोई भी बैंक अकाउंट या किसी अन्य मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में निवेश है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। और शेड्यूल एफ ए व एफ एस आई में विदेशी निवेश या विदेशी संपत्ति या आय को दिखाना जरूरी है, चाहे उसकी आय भले ही टैक्सेबल लिमिट से कम क्यों ना हो। ऐसा न करने पर उसे ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। सर, मेरी जानकारी में ऐसे कई भारतीय हैं जो पिछले कई वर्षों से विदेश में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने उस देश में अर्जित आय पर उसी देश में कर भी चुका दिया है। उन्होंने अपनी विदेश में अर्जित आय से उसी देश में कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर ली है, या बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर रखे हैं सर, या शेयर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है? और क्या उन्हें भी ये विदेशी संपत्ति, बैंक खाता या उस पर अर्जित जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो ब्याज आ रहा है, या शेयर से प्राप्त जो डिवेंचर्स हैं, उनकी घोषणा एफएफएसआई शेड्यूल में करना ज़रूरी है? प्रतिभा जी, मैं यह पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केवल निवासी करदाता को ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शेड्यूल एफ ए एफ एस आई में विदेशी निवेश, विदेशी संपत्ति, विदेशी आय को दिखाना होता है। आपके द्वारा वर्णित सज्जन जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं और वहीं पर वो निवेश कर रहे हैं, तो जब तक वो अनिवासी भारतीय हैं, जब तक वो निवासी भारतीय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तब तक उन्हें इनकम टैक्स शेड्यूल एफ ए एफ एस आई भरने की ज़रूरत नहीं है। जिस वर्ष वो भारत में वापस आते हैं और परिभाषा के अनुसार वो भारतीय निवासी बन जाते हैं, मतलब कि 182 या उससे ज़्यादा दिन भारत में रहते हैं, तब वो उनको एफ ए एफ एस आई शेड्यूल अपने आयकर विवरणी में भरना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में रह रहा है और वो किसी वर्ष में भारतीय निवासी की परिभाषा में आ जाता है, तब उसे भी अपनी सारी संपत्ति, चाहे वो देश के बाहर हो, उसे आयकर विवरणी में दिखाना अनिवार्य हो जाता सर, ऐसे भी कई व्यक्ति होंगे जिन्होंने जब विदेश में संपत्ति अर्जित की थी, तब वे अनिवासी भारतीय रहे होंगे, और सर अब वे भारत आ गए हैं और आयकर अधिनियम के अनुसार अब वो निवासी हैं। तो क्या उन्हें भी अपनी पुरानी विदेशी संपत्ति की घोषणा अपने आईटीआर के शेड्यूल एफएएफएसआई में करना ज़रूरी है? है। जी हाँ, ऐसे सभी निवासी करदाता जिन्होंने अनिवासी रहते हुए विदेश में संपत्ति खरीदी है, लेकिन अब वो भारत आ गए और अब वो निवासी करदाता हैं, उन्हें अपनी आईटीआर में शेड्यूल एफ ए एफ एस आई भरना जरूरी है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि उन्हें सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी घोषित करना है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई आय नहीं हो रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो बस चूंकि विदेशी संपत्ति है और वो निवासी करदाता हैं, इसलिए उनको आयकर रिटर्न में उस एफ ए एफ एस आई शेड्यूल में उसको दिखाना जरूरी है। सर, ऐसे कई भारतीय कर्मचारी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं। उनके एम्प्लॉयर उन्हें सैलरी में पर्क्स के तौर पर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस के तहत शेयर अलॉट करते हैं। ये शेयर अमूमन एम्प्लॉयर द्वारा विदेश में खुलवाए गए जो डीमैट अकाउंट है सर, उसी में रहते हैं। उस पर एम्प्लॉय द्वारा शेयर्स पर डिविडेंड भी अर्जित किया जाता है। ऐसी स्थिति में सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि बीएमए 2015 के तहत उनका क्या दायित्व बनता है? प्रतिभा जी, मैं सभी दर्शकों की जानकारी में लाना चाहूँगा कि जिस वर्ष उन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर अलॉट किए जाते हैं, उस वर्ष में संबंधित निर्धारण वर्ष में उस करदाता को उस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पर अर्जित परक्विजिट की कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट के तहत करके उसमें आय दर्शानी होती है और टैक्स देना होता है। साथ ही उसे शेड्यूल एफ ए में उन शेयर्स की घोषणा करनी चाहिए, और यदि उन शेयर्स पर डिविडेंड अर्जित किया है तो उसे एफ एस आई शेड्यूल में दर्शाना चाहिए और उस पर टैक्स भी भरना होगा। ये जरूरी है। सर, कृपया यह बताएं कि क्या शेड्यूल एफए और एफएसआई सभी तरह के आईटीआर फॉर्म में उपलब्ध है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपना रिटर्न भरते समय आईटीआर फॉर्म सही तरीके से चुनें। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में एफएफएसआई शेड्यूल नहीं है, तो जिसके पास भी विदेशी संपत्ति है या विदेशी आय है, उसे इन आईटीआर्स को छोड़कर अन्य आईटीआर को चुनना चाहिए, जैसा कि रूल्स में दिया गया है। सर, लगभग सभी देश इंटरेस्ट और डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। ऐसे में निवासी करदाता द्वारा उस आय को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने पर
दोबारा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इसके क्या प्रावधान है सर? प्रतिभा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत ने ज़्यादातर विश्व के देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके तहत यदि किसी निवासी करदाता की आय से विदहोल्डिंग टैक्स दूसरे देश में डिडक्ट कर लिया गया है, तो ऐसे करदाता को वो अपने एफएसआई शेड्यूल में उस आय को दिखा करके, और एक और शेड्यूल है जिसको शेड्यूल टैक्स रिलीफ बोलते हैं, उस टैक्स रिलीफ शेड्यूल में जितना उसका विदहोल्डिंग टैक्स कट गया है उसको उसमें दिखा करके अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है, और उससे उस आय पर दोबारा टैक्स नहीं लगता है। सर, हम देख रहे हैं कि भारतीय प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट विभिन्न देशों में अपनी पहचान बनाने के साथ ही फॉरेन में इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा रहे हैं। लगभग सभी देश ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। क्या भारत भी इस दिशा में सर आगे बढ़ रहा है? मैं सभी दर्शकों के नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जैसे जैसे वैश्वीकरण हो रहा है, हमारे लोग विदेशों में निवेश कर रहे हैं, विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ रहा है, साथ ही लोग दूसरे देशों में नौकरी व पेशा के लिए जा रहे हैं। ऐसे में सभी देशों के बीच जरूरी सूचना का आदान प्रदान भी बढ़ रहा है। ये एक बड़ा स्वागत योग्य डेवलपमेंट है। जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, सभी देश चाहते हैं कि उनको सही टैक्स मिल सके, उनके निवासियों को अनायास दोनों देशों में 2 बार टैक्स ना देना पड़े। इस पृष्ठभूमि में कई ग्लोबल एफर्ट्स किए गए। भारत सरकार ने भी फॉरेन असेट्स डिस्क्लोजर में पारदर्शिता लाने के लिए जून 2015 में कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत वार्षिक तौर पर सूचना के आदान प्रदान के लिए मल्टीलैटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। सर, कृपया कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। प्रतिभा जी, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि विभिन्न देशों में छिपी हुई फॉरेन असेट्स या इनकम के बारे में जानकारी आपस में देशों के बीच में साझा की जा सके और इस जानकारी को टैक्सेशन पर्पज़ के लिए उपयोग में लाया जा सके। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीआरएस के तहत लगभग 123 देशों के साथ इस तरह वित्तीय सूचनाओं के आदान प्रदान का स्टार्ट किया तथा फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट फाटका जिसको बोलते हैं के तहत अमेरिका सहित कुल 124 देशों से सूचनाओं का आदान प्रदान भारत में होता है। इन प्रयासों के साथ भारत को भारतीय नागरिक, भारतीय निवासी के संबंध में प्रतिवर्ष सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि विदेशी संपत्तियों और उनकी आय के बारे में होती हैं। सर, ये फाटका क्या है? प्रतिभा जी, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट इसका फुल फॉर्म है, जिसे हम लोग फाटका बोलते हैं, जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच में वित्तीय सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सीआरएस और फाटका के तहत हम किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। प्रतिभा जी, सीआरएस और फाटका के तहत देशों के बीच फाइनेंशियल अकाउंट्स जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड और अन्य ट्रांजैक्शन की जानकारी दी जाती है। यहाँ अकाउंट से मतलब है जैसे बैंक अकाउंट, फॉरेन कैश वैल्यू, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी कंपनी, फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट, इंटरेस्ट इन इक्विटी और डेट, इंटरेस्ट इन एनी ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया जिसमें कि कोई भारतीय निवासी उसका ट्रस्टी हो या सेटलर हो या उसका बेनिफिशियरी हो, या किसी भी ऐसे अकाउंट जिसमें कि वो सिग्नेटरी हो, उस तरह के सारे अकाउंट्स की जानकारी सीआरएस और फाटका के तहत प्राप्त होती है। सीआरएस के तहत वित्तीय संस्थान सभी खाता धारकों के जो नाम, उनके टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या उनका एड्रेस, ये जानकारी जो कैलेंडर ईयर है उसके अंत में भारत के साथ शेयर करते हैं। फाटका के तहत अमेरिका द्वारा जो भारतीय हैं उनके अकाउंट्स में कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड प्राप्त हुआ या बाकी क्या प्रोसीड्स हैं उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन फाटका में एक अंतर ये है कि उन्हीं खाताओं की जानकारी अमेरिका शेयर करता है हमारे साथ, जहां पर कैलेंडर ईयर के एंड में $50,000 से ज़्यादा उसमें बैलेंस रहा हो या उसका पीक बैलेंस वर्ष में किसी भी समय $75,000 से ज़्यादा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि फाटका के तहत वो जानकारी आ रही है जो हमारे पास, उसमें टैक्स पेयर का 40 लाख से ज़्यादा कम से कम रुपया उसमें जमा है। उस पे उसने कितना इंटरेस्ट डिविडेंड अर्न किया या बाकी क्या प्रोसीड्स हैं उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सीआरएस और फाटका से परे
जो स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे देश जो भी किसी दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनके बारे में अगर उनको चल सच अचल संपत्ति की जानकारी होती है तो वो भी आपस में समय समय पर साझा करते हैं। सर, जैसा कि मेरी जानकारी है कि कई देश ऐसे हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, यानी कि वहाँ टैक्स लगभग शून्य है। क्या ऐसे देश भी सर भारत के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं? प्रतिभा जी, सीआरएस की यही खासियत है कि इसके अंतर्गत जितने भी देशों ने एग्रीमेंट साइन किया है वे आपस में सूचना साझा करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो देश लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है या हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन का है। भारत को सीआरएस के तहत तथाकथित लो टैक्स कंट्रीज़ लाइक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, गंजी, लग्जमबर्ग, वनातू, आइल ऑफ मैन, केमैन आइलैंड, माल्टा, जर्सी, जिसकी लोग बात करते हैं कि टैक्स हेवन है या लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है, इन सब देशों से भी प्रतिवर्ष सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सर, आयकर विभाग ने फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर के क्षेत्र में क्या-क्या कदम उठाए हैं और नागरिकों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभाग क्या कर रहा है? इसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। विभाग ने करदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें प्रिंट मीडिया कैंपेन है, आउटरीच प्रोग्राम है, एफएएफएसआई शेड्यूल भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड्स बनाए गए हैं और साथ ही सभी करदाताओं को इस संबंध में एक ई कैंपेन के माध्यम से भी जागरूक करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके तहत करदाताओं को एसएमएस व ईमेल भेजा जा रहा है जिनके बारे में विभाग को सीआरएस और फाटका के तहत उनके विदेशी बैंकों या आय की जानकारी प्राप्त हुई है। ये एसएमएस और ईमेल उन करदाताओं को भेजे जा रहे हैं अभी जो अपनी असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं और उसमें उन्होंने एफएएफएसआई शेड्यूल नहीं भरा है। इस कैंपेन का उद्देश्य करदाताओं को उनके दायित्व के प्रति जागरूक करना है। जो ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो कि 2015 में आया है उन प्रोविजंस को कंप्लाई करें। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं करदाता जो इन प्रोविजन से अनभिज्ञ हैं, तो उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी के रूप में इसे देखा जा सकता है। इस जागरूकता कैंपेन के तहत अभी हम केवल उन्हीं करदाताओं को एसएमएस और ईमेल भेज रहे हैं जिनके ब्याज व डिविडेंड एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं, एक उनकी आय की सीमा थोड़ी अधिक है। बाकी जिन खातों में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं या हाई वैल्यू बैलेंस है उनको इस तरह के एसएमएस और ईमेल्स भेजे जा रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आईटीआर में शेड्यूल एफएएफएसआई अगर आपने नहीं भरा है तो उसको 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आयकर विभाग ने अभी तक करदाताओं को जागरूक करने के लिए जो भी प्रयास किया है, क्या उसका कोई सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आया है? जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा करदाताओं को जागरूक करने के लिए जो अभी तक कैंपेन किए गए हैं, चाहे प्रिंट मीडिया रहा हो या आउटरीच प्रोग्राम रहा हो, उनके परिणाम सकारात्मक है। निर्धारण वर्ष 21-22 में लगभग 60,000 करदाताओं ने एफएफएसआई शेड्यूल भरा था। अब वो 22-23 में बढ़कर 75,000 हुआ। उसके बाद 23-24 में वही संख्या 1.6 लाख हो गई और हम देख रहे हैं कि अभी 24-25 के रिटर्न जो भरे गए हैं उसमें तकरीबन 2 लाख लोगों ने एफएफएसआई शेड्यूल भर दिया है। सर, यदि किसी ने AY 2024-25 के लिए अपनी फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर अभी तक नहीं किया है, तो क्या उसके लिए अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं सर? प्रतिभा जी, वो सारे करदाता जिन्होंने असेसमेंट ईयर 24-25 के रिटर्न भर चुके हैं लेकिन उन्होंने अपने एफएफएसआई शेड्यूल नहीं भरे फॉरेन असेट्स और इनकम होने के बावजूद, उनके पास एक विकल्प है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें अपना एफएफएसआई शेड्यूल जो है समुचित रूप से उसको भर सकते हैं और अपने फॉरेन असेट्स इनकम दिखा सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी करदाता ने गलती से ITR 1 या ITR 4 भरा हो और उसने उसमें एफएफएसआई शेड्यूल नहीं होता है, गलत रिटर्न उसने चूज कर लिया, तो अभी वो अपने रिटर्न को भी बदल सकता है और 31 दिसंबर तक सही रिटर्न भर सकता है, सही फॉर्म चुन के उसमें एफएफएसआई शेड्यूल दिखा सकता है। सर, यदि कोई निवासी करदाता विदेशी संपत्ति या विदेशी आय होने के बाद भी शेड्यूल एफएफएसआई नहीं भरता है, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? प्रतिभा जी, यदि कोई निवासी करदाता विदेशी संपत्ति या विदेशी आय होने के बाद भी
वो अपना FAFSI शेड्यूल नहीं भरता, मतलब वो अपने फॉरेन असेट्स और इनकम को डिक्लेयर नहीं करता, तो उसको ब्लैक मनी एक्ट के तहत उसका असेसमेंट किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लग सकती है और यहाँ तक कि उसका प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। सर, अंत में आप टैक्स पेयर्स को, हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं इस संवाद के माध्यम से हर टैक्स पेयर को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि वो सही तरीके से अपने आय को सही आयकर विवरणी में दिखाए और उसमें अपनी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय जो है उसको भी FAFSI शेड्यूल में भरे। उसके साथ ही साथ ये देखे कि अगर उस किसी विदेशी टैक्स अथॉरिटी ने उसका कोई विदहोल्डिंग टैक्स काटा है, कोई TDS कटा हुआ है, तो वो टैक्स रिलीफ शेड्यूल में उसको भरे और अपने ITR में क्लेम करे। इससे सही डिक्लेरेशन और सही टैक्स पेमेंट भी होगा और राष्ट्र निर्माण के लिए वो अपने कमिटमेंट को मजबूत करेगा और ये कानूनन सही भी है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड उपलब्ध है, जिसको करदाता उसको रेफ़र कर सकते हैं और सही तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। सर, हम इस सवाल के साथ सेशन के आखिर में आ गए हैं। सर, हमारे दर्शकों को प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम बाय टैक्स पेयर्स के बारे में इतने विस्तार पूर्वक बताने के लिए और इतने धैर्य से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ हुआ होगा और आपके द्वारा बताए गए सभी नियमों से, उनकी जानकारी से उनको सर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। सर, हम आपके आभारी हैं कि आप यहाँ आए। प्रतिभा जी, आपसे बात करके इस संवाद श्रृंखला में मुझे भी बहुत खुशी हुई और दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। संवाद के इस एपिसोड के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, X, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो करें और अधिक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल कंटेंट के लिए देखते रहें। अगले संवाद तक नमस्कार, जय हिंद।